हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे कैसे हम इसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कैसे कैसे हम इसकी पूरी तैयारी कंप्लीट करेंगे, ये सभी बातें हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस की पूरी तैयारी इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और एक एक करके सभी वीडियोज को आप वहां से देख सकते हैं, वहां से अपनी पूरी तैयारी शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन क्लासेज का पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। संडे को जितने भी टॉपिक या जितने भी चैप्टर हम एक वीक में कवर किया करेंगे उन सभी की पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स वहां से आपको मिल जाया करेगी, तो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में संविधान के भाग 4A को यानी मूल कर्तव्यों को कवर किया था। अब हमें पढ़ना है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति को पढ़ने के लिए हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि राष्ट्रपति संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए, संविधान के भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है। अगर आपने भाग वाला चैप्टर पढ़ा होगा या भाग वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि संविधान के भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है। और संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक को रखा गया है। तो देखिए, संघ सरकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला भाग है कार्यपालिका, दूसरा भाग है विधायिका, इसे ही संसद या लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला भाग है कार्यपालिका, दूसरा भाग है विधायिका या संसद और तीसरा भाग है न्यायपालिका। जब हम राज्य सरकार को पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि राज्य सरकारों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग, उसमें भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीजें उसमें बदल जाएंगी। तो देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक के आर्टिकल आते हैं। और इसमें कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट और इसके अलावा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो ये 5 पद आते हैं संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। इसके अलावा संघ की जो विधायिका है, जिसे संसद कहा जाता है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि संसद जो है उसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। उनको लगता है कि संसद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संसद को कितने भागों में बांटा गया है और आप 2 टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात रहती है कि संसद को लोकसभा और राज्यसभा 2 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन आपको ठीक से याद रखना है, संसद को या संघ की विधायिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका संघ सरकार का तीसरा अंग है। इसमें आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 151 तक को शामिल किया गया है। और इसमें जब संघ की न्यायपालिका की बात की जाती है तो इसमें आता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, अब आप ये बात समझ गए कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का भी अंग होता है और वो विधायिका, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है या संसद कहा जाता है, उसका भी अंग होता है। अब इस क्लास में हमें समझना है राष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी प्रमुख आर्टिकल हैं उनको, और इसकी अगले वीडियो जो होगी या इस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा उसमें हम समझेंगे राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में या राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में। तो आइए अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं
और उन आर्टिकल्स में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल्स को आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। आपने इस ट्रिक को पहले भी देखा होगा, यूनिवर्सल ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। ट्रिक है पकानी, कोका, दुयो, दसम, और इसके बाद 2 आर्टिकल आपको इसमें और ऐड कर लेने हैं, नया, चुनाव। इनसे आपको याद रखना है राष्ट्रपति के जितने भी पद से संबंधित प्रमुख आर्टिकल हैं उनको। तो देखिए, पा से आपको याद रखना है राष्ट्रपति का पद, का से आपको याद रखना है कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। इसके अलावा नी से निर्वाचन मंडल को याद रखना है कि आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल की बात की गई है, यानी कौन कौन से लोग मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये सभी आर्टिकल डिटेल में अभी हम अलग से समझेंगे। यहाँ पर आपको आर्टिकल याद कर लेने हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, क्योंकि आर्टिकल आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है जो, उसका जिक्र आर्टिकल 54 में किया गया है। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 54 में बताया गया है निर्वाचक मंडल के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लोग मिल करके करेंगे। फिर आर्टिकल 55 में बताया गया है कोटा या निर्वाचन पद्धति के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में कि कौन कौन से लोग मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, लेकिन किस रीति से या किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 55 में। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आर्टिकल 56 में बताया गया है कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा या उसकी पदावधि कितनी होगी। फिर 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को दोबारा यहाँ ट्रिक से याद रखने के लिए लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दू से आपको याद रखना है दोबारा, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि आर्टिकल 57 के तहत राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा या 2 बार लड़ेगा या 4 बार लड़ेगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये लिखा गया है आर्टिकल 57 में। लेकिन यहीं पर देखिए, यूएसए है जो अमेरिका है और जो और बहुत सारे देश हैं, वहां पर राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर शर्तें लिखी गई हैं कि 2 बार या 4 बार या 1 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो अमेरिका में कहा गया है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो आर्टिकल 57 आपको याद हो गया। आर्टिकल 58 में यो से आपको याद रखना है योग्यताएं, यानी इसमें राष्ट्रपति के पास या किसी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 58 में। तो यो से आप याद रखिएगा योग्यताओं को। फिर आर्टिकल 59 पे लिखा गया है दा से आपको याद रखना है दशाओं के बारे में। यहाँ पर आर्टिकल 58 में देखिए लिखा गया है योग्यताओं के बारे में, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से क्वालिफिकेशंस या किसी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए, ये लिखा गया है आर्टिकल 58 में। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 59 में लिखा गया है कि कौन कौन सी कमियां या कौन कौन सी खामियां किसी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। इन्हीं को कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ दशाएं हैं, कुछ दशाओं को उसे पूरा करना पड़ेगा। तो इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 59 में, आपको याद रखना है दा से दशाएं। तो आर्टिकल 60 में लिखा गया है सा से आपको याद रखना है शपथ के बारे में। यहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ में कौन कौन सी बातें कहेगा या किस बात की शपथ लेगा, इसके बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है। तो सा से आपको शपथ के बारे में याद रखना है। आर्टिकल 61 में आपको याद रखना है माँ को आपको याद रखना है, माँ से आपको याद रखना है महाभियोग के बारे में या इम्पीचमेंट के बारे में। तो महाभियोग जो होता है इसे यूएसए के संविधान से
भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है या लिया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है उसके बारे में बताया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिर आर्टिकल 62 आता है। आर्टिकल 62 को आपको नया से याद रखना है। नया से आपको ये याद रखना है कि जो पुराना राष्ट्रपति होगा उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 62 में ये बात लिखी है कि जो नया राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव जो पुराना राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 52 में ये बात लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 52 के अंतर्गत ही ये बात भी लिखी गई है कि उस राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा, यानी हमेशा उस पद पर कोई न कोई व्यक्ति बैठा हुआ होना चाहिए। फिर देखिए आर्टिकल 71 आपको याद रखना है। आर्टिकल 62 के बाद आर्टिकल 71 को, इसमें आपको चुनाव से याद रखना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट होगा, यानी जो राष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति होगा, उसके चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उनका निपटारा या समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी इनका निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करेगा। चुनाव आयोग इनका निपटारा नहीं करेगा। इस तरह से आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है। ट्रिक से आपके दिमाग में मोटा मोटा ये बात पड़ी रहेगी कि किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है। तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। इस पूरी जो टेबल बना दी गई है इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम एक एक करके जो आर्टिकल हैं उनके अंदर जो बात लिखी गई है उसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे बन जाते हैं, और जब तक आप डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि वास्तव में कौन सी बात इन आर्टिकल्स के अंदर की गई है। तो आर्टिकल 52 में यहाँ पर देखिए हमने याद किया था, आर्टिकल 52 में पा से पद की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति का एक पद होगा। तो आर्टिकल 52 को यहाँ पर समझिए। इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा, ये बात भी यहाँ लिखी गई है। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि इसका पद जो है वो कभी रिक्त नहीं होगा। फिर दूसरी बात इसी में लिखी गई है कि राष्ट्रपति जो होगा वो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख क्यों लिखा गया है, अभी आर्टिकल 53 को जब आप समझेंगे तो ये बात अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा देश का, लेकिन आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका अभी हमने देखा था कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा, ये बात लिखी है आर्टिकल 53 में। लेकिन ये प्रमुख यानी ये जो राष्ट्रपति है ये पीएम या कैबिनेट यानी जो मंत्री परिषद होती है या मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह पर काम करेगा। तो यहीं पर देखिए लिख दिया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वो पीएम या कैबिनेट की सलाह पर काम करेगा। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है, वास्तविक शक्ति है पीएम के पास या कैबिनेट के पास। तो यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो देश की वास्तविक शक्ति है या जो देश की राजनैतिक शक्ति है या जो देश का वास्तविक प्रमुख होता है या जो देश की राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा होता है कि देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन जब आपसे वास्तविक प्रमुख या राजनीतिक प्रमुख पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि देश का जो वास्तविक प्रमुख होता है या जो देश का राजनीतिक प्रमुख होता है वो होता है पीएम। तो वास्तविक आपसे पूछ लिया जाए या आपसे राजनीतिक पूछ लिया जाए तो आपसे वास्तविक प्रमुख पूछा जाए या राजनीतिक प्रमुख पूछा जाए तो देश का जो वास्तविक या राजनीतिक प्रमुख होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर और देश का संवैधानिक प्रमुख होगा राष्ट्रपति। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो आर्टिकल 52 और 53 आप समझ गए।
अब आर्टिकल 54 में लिखा गया है निर्वाचक मंडल के बारे में, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन से लोग मिलकर के करेंगे। तो देखिए इसके निर्वाचक मंडल में आते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधान सभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। तो आपको इसमें सबसे प्रमुख तौर पर यह बात याद रखनी है कि इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि ये यूटी है ना, संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, तो इन दोनों के, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधान सभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इतने आपको याद रखने हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब नोट में देखिए ये बात आपको याद रखनी है कि जो राज्यों की विधान परिषदें होती हैं, विधान परिषद एक तो हर राज्य में नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, सिर्फ 6 स्टेट में पाई जाती है। ये कभी हम फिर और देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में विधान परिषदें पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि राज्यों की विधान परिषद जो होती है, इसके अलावा जो यूटीज की विधान सभाएं होती हैं, यहाँ पर देखिए यूटीज में विधान सभाएं सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में ही इस समय पाई जाती हैं। बाकी जो यूटीज होती हैं उनमें विधान सभाएं नहीं होती हैं, और अगर कहीं पर है भी तो वो, और इसके अलावा मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए आपसे यहीं से कंफ्यूज करने के लिए अगर आपसे डीप क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री यानी किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी विधान परिषद का सदस्य है तो क्या वो ये जो राष्ट्रपति हैं इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होगा या इनकी जो निर्वाचन है उसमें भाग लेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यों की विधान परिषद का अगर वो सदस्य है तो फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर वो राज्यों की विधान सभा का सदस्य है तो क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन करके आया है इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो आर्टिकल 54 आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आर्टिकल 55 में किस तरह से, किस रीति से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या चुनाव है वो किया जाएगा, ये बात लिखी गई है और ये इसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हम पहले आर्टिकल 56 को समझ लेते हैं, इसके बाद आर्टिकल 55 को समझेंगे। आर्टिकल 56 में कार्यकाल या पदावधि के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा या वह कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा। तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल बताया गया है राष्ट्रपति का। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से लेकर के या पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। इसी को आपको पद ग्रहण करने की डेट को ही शपथ ग्रहण करने की डेट भी लिख करके आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो या तो आप पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक या तो शपथ ग्रहण करने की जो तारीख होगी उसके बाद 5 साल तक, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। फिर इसी में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेगा यानी रिजाइन करना चाहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। फिर इसी में तीसरी बात लिखी गई है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखनी है, क्लियर रखना है कि आर्टिकल 56 में ये कहा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 61 जो है उसमें महाभियोग की पूरी प्रक्रिया दी गई है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, यानी सबसे पहले कहां पर महाभियोग लाया जाएगा, उसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 61 में। तो महाभियोग की प्रक्रिया अगर आपसे पूछी जाए तो आर्टिकल 61 में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में लिखा है कि महाभियोग के द्वारा
राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 56 में लिखा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद इसी में एक और बात लिखी गई है कि उत्तराधिकारी का पद जब तक उत्तराधिकारी है यानी जो नया राष्ट्रपति है वो जब तक पद नहीं ग्रहण कर लेता है तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। क्योंकि अभी हमने समझा था कि यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा। तो अब देखिए हम आर्टिकल 55 को समझते हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 55 को अभी हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, हमने आर्टिकल 56 तक को समझ लिया था। आर्टिकल 52, 53, 54 और 56 को हमने समझा था। अब हमें आर्टिकल 55 को समझना है जिसमें राष्ट्रपति के कोटा या निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात इसमें बताई गई है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा होगा या जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा उसको एक कोटा प्राप्त करना होगा। ये कोटा कौन सा है? तो इसमें कुल वैध मतों का 50% से ज्यादा उस उम्मीदवार को प्राप्त करना होगा, तभी वो चुनाव जीत सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। फिर देखिए इसी में दूसरी बात कही गई है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसी को कहा जाता है। तो ये क्या होती है? इसमें कहा गया है जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे उन सब की वोट वैल्यू समान रखी जाएगी। इसी को कहा जाता है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो देखिए इसमें एमपी भी भाग लेते हैं। एमपी का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। जो संसद के सदस्य हैं उनको सांसद या एमपी कहा जाता है। तो सांसद भी इसमें भाग लेंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसमें भाग लेंगे। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधान सभाओं के सदस्य हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है, ये भी इसमें भाग लेंगे। तो समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है कि सांसद और विधायकों के वोट की जो वैल्यू होगी यानी वोट की जो कीमत होगी वो समान होनी चाहिए। तो 233 राज्यसभा के और 543 लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 776। लेकिन वहीं पर एमएलए या विधायकों की जो संख्या होती है वो 4000 से भी ज्यादा होती है। तो इनकी वोट वैल्यू किसी भी कीमत पर समान नहीं हो सकती क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी है। तो एमएलए जो होता है, विधायक जो होता है, उसकी वोट वैल्यू निकाली जाती है इस फार्मूले के द्वारा। इसमें राज्य की कुल जनसंख्या बटे जो एमएलए होते हैं या जो विधायक होते हैं उनकी कुल संख्या गुणे 1/1000 किया जाता है। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, राज्य की कुल जनसंख्या भागे एमएलए की कुल संख्या गुणे 1/1000। फिर वहीं पर एमपी जो सांसद होते हैं उनकी वोट वैल्यू बराबर होता है कुल एमएलए की वोट वैल्यू, यानी ये जो नंबर निकलेगा, ये जो वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पर लिखा जाएगा कुल एमएलए की वोट वैल्यू और कुल संसद सदस्य। तो कुल संसद सदस्य फिक्स हैं 776 होते हैं, बाद में बढ़ा दिए जाएं तो यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी 776 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों आपको याद कर लेने हैं। फिर तीसरी बात इसमें लिखी गई है कि एकल हस्तांतरणीय या एकल मत संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। तो एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? देखिए हम जो है वो चुनते हैं सीधे प्रत्यक्ष तौर पर। जनता किसे चुनती है? जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं यानी जो संसद के सदस्य होते हैं या जो विधायक होते हैं उनको हम डायरेक्ट जाकर चुनते हैं। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व विधायक करते हैं तो हमारी तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं विधायक या एमएलए। तो इसी को कहा जाता है कि पूरी जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेती है। अपनी जो एक क्षेत्र की कोई जनता होती है वो अपना मत या अपना वोट देने का अधिकार दे देती है एक हाथ में, और वो कौन होता है? विधायक होता है या एमएलए होता है। तो एमपी या एमएलए के हाथ में पब्लिक अपने वोट
को ट्रांसफर कर देती है, हस्तांतरित कर देती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चौथा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव करवाया जाएगा। और एक बात इसी में और लिखी हुई है कि इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर मतदान होगा, यानी इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेगी। ये हम समझ भी चुके हैं। अब समझते हैं आर्टिकल 58 को, जिसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। तो देखिए हमने 52, 53, 54, 55, 56 और 57 को समझ लिया, क्योंकि 57 में सिर्फ एक बात लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है भारत में। यहाँ पर यूएसए में हमने समझा था कि सिर्फ 2 बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, लेकिन भारत में कितनी भी बार कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो अब आर्टिकल 58 को समझते हैं। आर्टिकल 58 में लिखा गया है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए उस व्यक्ति को। आपको पता है किसी भी राजनीतिक पद को अगर किसी को ग्रहण करना है, किसी भी राजनीतिक पद के लिए अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी में कॉमन है। फिर इसमें दूसरा क्वालिफिकेशन या दूसरी योग्यता कही गई है कि उसे कम से कम यानी मिनिमम 35 साल का होना चाहिए। अगर वो 35 साल से एक दिन या एक मिनट भी, एक दिन भी कम होता है, 1 मिनट तो क्या ही कम होगा, 1 दिन भी कम होता है तो उसे राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर इसमें तीसरा कहा गया है कि उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सिर्फ ये कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो पागल ना हो या दिवालिया ना हो, पागल ना हो या दिवालिया ना हो, क्योंकि बाकी क्वालिफिकेशंस तो यहाँ पर दे दी गई हैं कि मिनिमम एज उसकी 35 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा लोकसभा सदस्य बनने के लिए पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, यही क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही है कि एक क्वालिफिकेशन इनमें और रखी गई है, वो क्या है कि जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है या राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा उसके नाम का प्रस्ताव रखने वाले 50 लोग कम से कम होने चाहिए और उसके नाम का अनुमोदन करने वाले कम से कम 50 लोग होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 100 MP या MLA ऐसे होने चाहिए जो उस व्यक्ति के नाम का समर्थन करे कि हाँ हम इसे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार करते हैं। इसके अलावा इसमें 15,000 की जमानत राशि रखी जाती है, ये RBI के पास रखी जाती है। तो RBI के पास 15,000 की जमानत राशि रखी जाती है। अगर कोई उम्मीदवार 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाता है वैध मतों का, यानी जितनी भी वोट पड़ती हैं उसका अगर कोई व्यक्ति 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर जो उसकी जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है RBI के द्वारा। और अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसकी जमानत राशि और 1/6 वोट से ज्यादा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि उनको वापस कर दी जाती है। तो देखिए योग्यताओं के अंतर्गत इतनी बातें लिखी गई हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 58 हमने समझ लिया। आर्टिकल 59 में कुछ दशाएं लिखी गई हैं। तो इसमें सिर्फ एक बात लिखी गई है कि उसे लोकसभा या विधानसभा या किसी भी संसद के अंग का यानी राज्यसभा का या विधान परिषद का, इन सब का सदस्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 58 में लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, यानी उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य उसे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में बताया गया है। तो शपथ में भी इसमें 2 बातें लिखी गई हैं कि जो शपथ है राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेगा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसे शपथ दिलाने का काम करेगा। और अगर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है उस समय पर,
तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इसे शपथ दिलाने का काम करेगा। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेगा संविधान के परिरक्षण की, संरक्षण की, यानी संविधान के परिरक्षण की या संविधान की रक्षा करने की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ली जाएगी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और देखिए आर्टिकल 59 में आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में और पेंशन के बारे में भी बताया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में भी बताया गया है। आपको पता है इस देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का होता है। इसकी सैलरी 5 लाख होती है और इसे अलग से कई प्रकार के भत्ते दिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद इसे पेंशन दी जाती है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखिए आर्टिकल 61 में महाभियोग या इम्पीचमेंट जो होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह से चलाई जाएगी, किस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया होगी, इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। इसके पहले हम समझ चुके थे कार्यकाल में, यानी आर्टिकल 56 में, उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी राष्ट्रपति पर चलाने के लिए कौन सा आधार होना चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है तो उसका सिर्फ एक ही आधार होता है, संविधान का अतिक्रमण करना। संविधान का अतिक्रमण करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि संविधान से परे जाकर के काम करना या संविधान के अपोजिट जाकर के काम करना। तो सिर्फ इस एक आधार पर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार आपसे पूछ ली जाती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वह राज्यसभा हो या चाहे वह लोकसभा हो। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, संसद के लोकसभा में या राज्यसभा में। इसके अलावा जब महाभियोग की प्रक्रिया जिस भी सदन में लाई जाएगी, मान लीजिए लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई, तो इसके 1/4 सदस्यों को एक प्रस्ताव स्पीकर को या अध्यक्ष को सौंपना होगा, जिसमें लिखा होगा कि हम लोग इस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाना चाहते हैं। स्पीकर जो होगा वो इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर लेता है इस प्रस्ताव को, तो फिर लोकसभा में, यानी जिस भी सदन में महाभियोग लाया गया होगा, उस सदन में मतगणना करवाई जाएगी और वहां पर अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित हो गया तो फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में लाया गया है तो फिर इसे राज्यसभा के पास भेजा जाएगा और अगर 2/3 बहुमत से वहां भी ये महाभियोग पास हो गया या पारित हो गया तो फिर जो राष्ट्रपति होंगे उनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें राष्ट्रपति के पद से संबंधित याद हो गई होंगी और समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब इसके आगे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे।